नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पाथफाइंडर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी 2021 के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो उसी क्रैश कोर्स में अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को। राइट, सो ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पिछले एक साल में चर्चा में रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हों, कुछ इंपॉर्टेंट मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हों। फॉर एग्जांपल एल नीनो, ला नीना के बारे में हम बात करेंगे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हों जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए हैं। प्राइमरीली अगर मैं बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा शुरू किया गया कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस रखती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एंड नॉट ओनली यूपीएससी प्रीलिम्स बल्कि साथ ही में अगर कोई पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, खास करके अगर मैं बात करूँ यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर एमपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो साथियों उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वाली सीरीज़ हो सकती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मेरा बैच कोर्स शुरू होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें कि मेरे द्वारा साइंस एंड टेक पढ़ाया जाएगा। बाकी टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि इसमें बाकी कोर्सेज को पढ़ाएंगे। और ये वाला जो कोर्स है 21 अप्रैल को, यानी कि आज से 4-5 दिन बाद ये कोर्स शुरू होने वाला है। आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ेगी अनअकैडमी की, और उसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं अनि यूपीएससी तो आप सीधा 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसमें भी एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 28 अप्रैल के पहले इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह लगभग 1.5 साल तक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका 2022 का प्रीलिम्स नहीं होता है तब तक आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। आइकॉनिक कोर्स का ये फ़ायदा है कि अगर आप लोग को एक पर्सनल कोच की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पर्सनल मेंटर साथ में मिले, तो आपको आइकॉनिक कोर्स परचेज करना चाहिए, जिसमें मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि कम से कम 1 साल का कोर्स परचेज कीजिए, तभी जाकर आप यूपीएससी के सिलेबस को जस्टिस कर पाते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के लिए भी सेम चीज़ है। अगर आप लोग ऑप्शनल को परचेज करना चाहते हैं, या फिर ऑप्शनल के साथ मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे जीएस की भी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन अमाउंट में आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाता है। 88,705 रुपीज़ में आप ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। इस पे ऊपर भी आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड दैट इज़ अनि यूपीएससी का इस्तेमाल करते हैं। तो 28 अप्रैल तक एक और ऑफर भी है। आपको 20 किताबें दी जाएंगी जो कि यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई हैं। इन किताबों का मूल्य लगभग 10,000 रुपये है और ये किताबें आपकी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। एंड देयर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसे शहरों से आते हैं जहां पर बैंकिंग की सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं होती हैं, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो ईएमआई पे वो अक्सर अपनी यूपीएससी की जो सब्सक्रिप्शन है परचेज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है लोन का एक बहुत ही बेहतरीन प्रावधान, जिसके चलते आप डायरेक्टली लोन के बेसिस पर यूपीएससी की जो सब्सक्रिप्शन है परचेज कर सकते हैं। इसके लिए पूरी की पूरी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं, और इसमें भी आपको कोड मेरा ही यूज़ करना है, तभी जाकर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा कोड यूज़ करते हुए अनअकैडमी की पूरी ऐप के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। बिफोर आई बिगिन, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करने वाला हूँ ला नीना के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा BSISO के बारे में, बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर करती हैं, डिमांड करती हैं आपसे भी कि आपके जो बेसिक्स हैं ना ज्योग्राफी के, वो थोड़े से पहले से ही क्लियर हों। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है दोस्तों, तो आपको इन दोनों चीज़ों को समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सेम गोज फॉर द टॉपिक ऑफ मेडिकेन्स। यहाँ पर भी अगर आपको समझना है तो थोड़े से बेसिक्स आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। खैर कोई बात नहीं, कोशिश हमारी पूरी रहेगी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, बट स्टिल बिकॉज हम इसमें केवल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़े से बेसिक्स अगर आप क्लियर करके पहले से आते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके साथ ही में हम बात करेंगे डिजिटल ओशन के बारे में, और हम बात करेंगे ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में। दोनों की दोनों जो स्कीम्स हैं ये भारत की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा शुरू करी गई हैं। ओ स्मार्ट स्कीम पुरानी स्कीम है, इसके प्रोग्रेस के बारे में बात की जाएगी। डिजिटल ओशन एक नई स्कीम है, इसके क्या प्रावधान है इसके बारे में बातचीत करी जाएगी। और सी बेड प्रोजेक्ट, जिसको लेकर मैं डेफिनेट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को क्यों चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है, एंड सो ऑन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ला नीना के बारे में। हुआ क्या था कि यूएन का जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा एक घोषणा करी गई थी कि ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद ला नीना का वेदर सिस्टम अब जो है वापस आने वाला है। तो बात करेंगे कि इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ला नीना जब भी ये आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके सी सरफेस टेम्परेचर्स है ना, वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा कूलिंग देखने को मिलती है। एल नीनो के केस में क्या होता है, एल नीनो के केस में आपको देखने को मिलती है अनयूजुअल वार्मिंग, राइट। वहीं ला नीना के केस में आपको देखने को मिलती है अनयूजुअल कूलिंग। इतनी बात को तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एल नीनो और ला नीना में। तो सी सरफेस टेम्परेचर्स की बात हो रही है, जिसको कि SST कहा जाता है। सी सरफेस टेम्परेचर में आपको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कूलिंग देखने को मिल सकती है। और ला नीना जो है 2021 में भी लास्ट कर सकता है। ये पिछले साल की न्यूज़ है और ये ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था ला नीना, और ये 2021 में भी लास्ट कर सकता है, जिसके चलते जो तापमान है वो 2021 में भी अफेक्ट होता रहेगा। इवन इसके साथ साथ जैसे ही आपका सी सरफेस टेम्परेचर अफेक्ट होगा, आपका प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और जो स्टॉर्म पैटर्न्स हैं, जो दुनिया भर में साइक्लोन्स आते हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि साइक्लोन्स का डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज़ के साथ, सी सरफेस टेम्परेचर के साथ। आपको मालूम होगा कि अगर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी जाकर आपका साइक्लोन शुरू हो सकता है। तो अगर कूलिंग देखने को मिल रही है तो साइक्लोन्स में भी आपको थोड़ी बहुत कटौती देखने को मिल सकती है। इसको समझ लेते हैं, तभी जाकर आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि एल नीनो और ला नीना क्यों शुरू होते हैं। इसके इफेक्ट को आपको समझना काफ़ी आसान है। एक बार आप ये समझ जाएं कि कूलिंग होती है तो आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं कि जी हाँ, टेम्परेचर्स अफेक्ट होते हैं, जी हाँ, प्रेसिपिटेशन पे प्रभाव पड़ सकता है, और जी हाँ, स्टॉर्म पैटर्न्स पे प्रभाव पड़ सकता है। ये चीज़ समझनी आसान है, लेकिन इसका जो कॉजिंग है कि ये असल में कूलिंग क्यों होती है और इसमें वार्मिंग क्यों होती है, ये समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, एल नीनो और ला नीना ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न्स हैं, और दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न्स हैं, असल में एक साइकिल चलता है हमारे पैसिफिक ओशन के अंदर, जिस साइकिल को कहा जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल। ठीक है, इसको ENSO के नाम से जाना जाता है। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एल नीनो में वार्मिंग होती है, ला नीना में कूलिंग होती है, इसीलिए ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट फेजेस माने जाते हैं। दे आर दी ऑपोजिट फेजेस ऑफ व्हाट इज नोन एज द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल। इतनी बात क्लियर है। अब एल नीनो में क्या होता है, देखिए इसके लिए आपको मैप को समझना होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को मार्क किया है मैंने, और ये आपका क्या है, ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एल नीनो में क्या होता है ना, एल नीनो में आपका जो यहाँ पर है ये हाई प्रेशर डेवलप होता है, और यहाँ पर आपका लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। हाई प्रेशर डेवलप कैसे होगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है और यहाँ पर सडनली आपका हाई टेम्परेचर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए एल नीनो को क्या कहा जाता है, वार्मिंग ऑफ द ईस्ट पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो एल नीनो में क्या हुआ, आपका पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न भाग था वहां पर आपको अनयूजुअल वार्मिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर हुआ, जिसकी वजह से लो प्रेशर हुआ, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साइड पे क्या हुआ, लो टेम्परेचर हुआ, हाई प्रेशर हुआ। नाउ विंड्स आपको मालूम है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो इस तरीके से आपकी विंड्स फ्लो करना शुरू कर देती हैं, और क्योंकि ये विंड्स आउटवर्ड फ्लो करती हैं तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलता है ड्राउट। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप इसका थोड़ा इधर जाते हैं तो चाइना के भी इस पार्ट में आपको ड्राउट देखने को मिलता है, इवन इंडोनेशिया में यहाँ पे आपको ड्राउट देखने को मिलता है, और इवन इंडिया में, जो कि यहाँ पर आपका इंडिया लोकेटेड है, तो यहाँ पर भी आपको ड्राउट देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपकी चीज़ है एल नीनो के केस में। ला नीना में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। यहाँ पर फिर से ये एक्चुअली 2 मैप्स हैं आपको जो मैंने यहाँ पे चिपका रखे हैं, इस तरीके से लाइन मार सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लो टेम्परेचर, और यहाँ पर आपका बन जाता है हाई टेम्परेचर। तो जब आपका यहाँ पर लो टेम्परेचर बनता है तो दोस्तों यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर, और यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी मूवमेंट जो है विंड्स की वो इस तरफ होती है। तो इस टाइम पे आपको साउथ अमेरिकन कोस्ट पे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि आउटवर्ड विंड्स हैं तो ड्रॉट देखने को मिलता है, और यहाँ पर क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपकी विंड्स अंदर आ रही हैं तो आपको अच्छा खासा मॉनसून देखने को मिल जाता है। और
सब्सिक्वेंटली आगे जाके फिर इंडोनेशिया में और फिर आपका आगे जाके भारत में आपको अच्छा मानसून देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि एल नीनो और ला नीना में होती हैं। इतनी बात क्लियर है? ये काफ़ी मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई है। वैसे तो एल नीनो और ला नीना में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बताने को, लेकिन हमने एक बेसिक चीज़ को समझा है कि नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और जो आपका वेस्टर्न साउथ अमेरिका है, इन दोनों के संदर्भ में आपको केवल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर समझना है, जिसके संदर्भ में आप एल नीनो और ला नीना को समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा था वार्मिंग ऑफ ईस्ट पैसिफिक ओशन, वैसे ही मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, कूलिंग ऑफ द ईस्ट पैसिफिक ओशन। ये आपको देखने को मिल रही है दोस्तों यहां पर, यस। तो इस बेसिस पे आपका एल नीनो और ला नीना समझ आता है। सो बेसिकली एल नीनो एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जिसमें कि आपको अनयूजुअल वार्मिंग देखने को मिलती है सरफेस वाटर्स की। कहां पर? ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। इस चीज को समझ चुके हैं, मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप आपको ये बात क्लियर है। इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन ला नीना, ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि एल नीनो जो है ये अक्सर आपको 2 से 3 साल के डिफरेंस में ही देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ला नीना की, तो ला नीना अप्रोक्सीमेटली आपके 7 to 10 ईयर्स के डिफरेंस के बाद आपको देखने को मिलती है। ला नीना जो कूल फेज माना जाता है ईएनएसओ का, इट इज अ पैटर्न विच डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ये भी आपका एक फर्क है जो कि आपको यहां पर देखना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि आपको ध्यान रखना होगा, ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल इन स्पेनिश, वहीं एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय इन स्पेनिश। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये वाला इनफैक्ट जो क्वेश्चन है ऑलरेडी यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। तो आगे देख लेते हैं कि वेदर चेंजेस क्या क्या होते हैं ला नीना की वजह से। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि एल नीनो और ला नीना का जो इम्पैक्ट है वो कैसे पड़ता है। तो राइट, जैसा जो इम्पैक्ट, ऐसा मान लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इसको हम ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जो इम्पैक्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वही वाला इम्पैक्ट आपको यहाँ पे इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा और वही वाला इम्पैक्ट आपको आगे जाके इंडिया में देखने को मिल जाता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड द सेंट्रल एशिया विल सी बिलो एवरेज रेनफॉल ड्यू टू ला नीना। ठीक है, जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका आपको ध्यान होगा, अफ्रीका में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है वो यहाँ पर बेसिकली इसको हॉर्न कहा जाता है, इस पार्ट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो एवरेज रेनफॉल है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और साथ में ये भी कहा गया है, यूएन का जो हम बात कर रहे थे, डब्ल्यूएमओ के द्वारा ये पूरी की पूरी एनालिसिस करी गई है, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि क्योंकि यहाँ पर लोकस्ट की इन्वेजन भी हो चुकी है। आपको ध्यान होगा पिछले साल जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो मार्च 2020 के आसपास की बात है, जो आपका टिड्डी दलों की इन्वेजन थी वो शुरू हो चुकी थी। इसके साथ में रीजनल फूड इनसिक्योरिटी भी सामने आ सकती है। साथ ही में क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी वजह से आपके ओशियानिक टेम्परेचर्स में फर्क देखने को मिलेगा, इट कुड ऑल्सो अफेक्ट द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन। उसकी इंटेंसिटी भी कम हो सकती है, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा जो आपके ट्रॉपिकल ओशन के साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, उसमें आपको 27 डिग्री सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो अगर आपकी ओशन वाटर की कूलिंग होगी तो यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी भी कम हो सकती है। रही बात साउथ ईस्ट एशिया की और रही बात पैसिफिक आइलैंड्स की, तो इनमें जो है आपको अबव एवरेज रेनफॉल देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। ला नीना के केस में अगर यहाँ पर आपकी जो रेनफॉल है वो बढ़ जाएगी, मानसून बढ़ जाएगा, तो आपके जो ये वाले आइलैंड्स हैं यहाँ पर भी आपकी मानसून के बढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। फॉर इंडिया विल ऑल्सो रिसीव मोर रेनफॉल दैन नॉर्मल लीडिंग टू फ्लड्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे बेसिक्स को कवर कर लिया है, बट स्टिल आई बिलीव कि कुछ कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो कि आपके पहले से क्लियर होने ज़रूरी थे, तभी जाके आप इस पूरी की पूरी न्यूज़ को समझ पाएंगे। इसी बेसिस पर आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि पहले यूपीएससी सीएसटी 2017 में पूछा जा चुका है। इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है और ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है। इसके आधार पर आपको यहाँ पे जवाब नीचे देना है। नेक्स्ट इज बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑसिलेशन है जो कि इस बार हमारे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि हैदराबाद में काम करता है, उसके द्वारा जो है रिकॉग्नाइज करी गई है। ये ऑसिलेशन तो काफ़ी पहले से चलती आ रही थी, लेकिन इस बार इसको जो थोड़ा सा है हमने और अच्छे से एनालाइज किया है, जिसके चलते रिसर्चर्स का ये मानना है कि हम आगे जाके भारत के लिए जो वेव के फोरकास्ट हैं उसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। सो देखिए, आपके सामने न्यूज़ है, रिसर्चर्स एट द इनकॉइस हैदराबाद हैव फाउंड अ बेटर वे टू फोरकास्ट द वेव्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर
ऑसिलेशन। अब देखिए सबसे पहले तो हम BSISO की इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे मैप को समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस मैप में यहाँ पर इंडिया नज़र आ रहा है, राइट। ये छोटा सा जो नीचे आइलैंड है ये श्रीलंका का आइलैंड है, ऑल राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है मैडागास्कर है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट माना जाता है। ये वाला जो आपका पार्ट है, दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, तो अगर हम देखते हैं BSISO का जो फेज नंबर 1 है, जो सबसे पहला चरण है इसका, यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है, यहाँ पर इसका जन्म होता है, ठीक है। ये वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन का हिस्सा है जहां पर से BSISO स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फेज नंबर 2, यहाँ यानी कि यहाँ पर इसकी इंटेंसिफिकेशन हो जाती है जब ये यहाँ पर पहुंच जाता है। तो दिस इज वेयर इट गेट्स इंटेंसिफाइड। इसकी जो गति है और इसकी जो स्ट्रेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद फेज नंबर 3 जहां पर आप ये देख रहे हैं, दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ बूमरैंग। तो यहां पर ये बट जाता है 2 इक्वल भागों में, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला एक भाग बन जाता है और एक आपका नीचे वाला भाग बन जाता है। तो आपका बाइफर्केशन है, फॉर्मेशन ऑफ अ टिल्टेड रेन बैंड आपको देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद ये यहां से ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आपको ये वाली जो पॉइंट नंबर 4 है, दिस इज वेयर इट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये बेसिकली बेसिक BSISO ऑसिलेशन है जो कि आपकी हमेशा आपको देखने को मिलती आई है। ये कोई नया फिनोमिना नहीं है जो कि अभी देखा गया हो, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेचुरल फिनोमिना है जो कि हम आज तक देखते आए हैं। लेकिन हुआ क्या था कि साइंटिस्ट ने बेसिकली इस पर्टिकुलर फिनोमिना को और स्टडी किया, और जब इन्होंने इसको स्टडी किया तो इनको ये समझ आया कि इसके आधार पर हम हमारी जो कोस्टल मैनेजमेंट है, हम हमारे जो मॉनसून्स का इफेक्ट है उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, द BSISO ऑफ द एशियन समर मॉनसून इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इन द ग्लोबल मॉनसून सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि जब आपका ग्लोबल मॉनसून सिस्टम में मान लीजिए आपकी ब्रेक आती है, कंटिन्यूटी आती है, उन सब चीज़ों को समझने के लिए BSISO एक बहुत ही अच्छा सूचकांक की तरह काम करता है। It is the movement of convection from the Indian Ocean to the Western Pacific Ocean roughly every 10 to 15 days during the monsoon। तो जिस टाइम पे आपका मॉनसून चल रहा होता है उस टाइम पर ये वाली ऑसिलेशन आपको देखने को मिलती है। नाउ ये भी बताती है कि मॉनसून की जो एक्टिव पीरियड्स हैं, मॉनसून की जो ब्रेक पीरियड्स हैं वो कौन से हैं, यानी कि कौन से हफ्तों में आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी, कौन से हफ्तों में आपको जो है लाइट रेनफॉल देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या है, द एक्टिव फेज एनहांसेस मॉनसून विंड्स एंड हेंस द सरफेस वेव्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को अब ये समझ आने लगा है कि BSISO का बहुत ज़्यादा लेना देना आपके मॉनसून के ब्रेक्स और एक्टिव फेजेस के साथ भी है, क्योंकि उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम BSISO को स्टडी कर लेंगे तो हम बेसिकली हमारे मॉनसून को और अच्छे से समझ सकते हैं। सम फेजेस ऑफ BSISO इंड्यूस हैवी वेव एक्टिविटी इन द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी, और ये बात रिसर्चर्स के द्वारा कही गई है। जो वेव फोरकास्ट एडवाइजरीज हैं, दिस विल बेसिकली बी हेल्पिंग फॉर मोर एफिशिएंट कोस्टल एंड द मरीन मैनेजमेंट। तो दोनों चीजें हैं, आप एक तरफ रख दीजिए BSISO को और दूसरी तरफ आप रख दीजिए इंडियन मॉनसून को, तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझाने में हेल्प करती हैं। और इन पूरी चीज़ का फ़ायदा क्या है, आपकी जो कोस्टल और मरीन मैनेजमेंट है ये और भी बेहतर तरीके से हो सकती है। क्लियर है ये बात? आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये चीज़ क्योंकि न्यूज़ में थी इसीलिए हमारे लिए डिस्कस करना इसको इंपॉर्टेंट बन जाता है। हो सकता है इसको लेकर सवाल आ जाए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि BSISO आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो आपको बेसिकली ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में हमें ये वाली ऑसिलेशन देखने को मिल जाती है और इसका कनेक्शन मॉनसून्स के साथ माना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केवल देखिए पहले 2 टॉपिक्स ही थोड़े मुश्किल थे, आने वाले टॉपिक्स काफ़ी आसान है। नेक्स्ट है डिजिटल ओशन। ये बेसिकली एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो कि अगेन लॉन्च किया गया है हमारे इनक्वाइस के द्वारा। इनक्वाइस जिसकी बात अभी कर आए हैं, इनक्वाइस के हेडक्वार्टर को याद रखिए, ये हैदराबाद में लोकेटेड है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर काम करता है। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नाउ इसके फायदे क्या क्या हैं, देखिए इट विल प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशंस, ठीक है। किस तरीके से इसको समझेंगे हम, और इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है इन एक्सपैंडिंग द इंडियाज ब्लू इकोनॉमीज इनिशिएटिव्स। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होने वाली है और इट विल ऑल्सो बी प्रमोटेड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ओशन मैनेजमेंट डेटा फॉर ऑल द इंडियन ओशन रिम कंट्रीज। इट विल बी हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द ओशंस। तो बेसिकली क्या मकसद है यहाँ पर, ऐसा मान लीजिए कि ओशन के बारे में जितना भी डेटा है ना, वो सारी की सारी सेवाएं आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। अगर आपके पास ओशन से जुड़ा हुआ डेटा एक जगह पे मिल रहा है तो ऑब्वियसली कई सारे लोग हैं जो कि ओशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, कुछ लोगों की आजीविकाएं उस पर निर्भर करती हैं, कुछ लोगों के लिए
वो कुछ और काम करता है। तो जो भी आप चीज़ सोच सकते हैं ओशन के बारे में, इसके इनफैक्ट यहाँ तक ही नहीं, केवल ओशन का टेम्परेचर ही नहीं, ओशन के बारे में हर चीज़ की, इसमें जो वेव्स की स्पीड है वो कितनी होती है, किस टाइम पे कितनी होती है। अगर हम ओशियानिक बेड की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको जो पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स मिलते हैं वो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं हमारी केवल इंडिया के लिए ही नहीं, जो इंडियन ओशन की रिम कंट्रीज़ हैं उनको भी हेल्प करवाया जाएगा इस पर्टिकुलर डिजिटल ओशन की ऐप के माध्यम से। तो ये फ़ायदा है जो कि आपका डिजिटल ओशन ऐप का है। अगेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसको इनकॉइस के द्वारा लॉन्च किया गया है। डेट को ध्यान से देख लीजिए, दिसंबर 29, 2020 को इसको लॉन्च करवाया गया था। नेक्स्ट इज द सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। और इस साल ये चर्चा में क्यों था इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा जो ओशन है ना वो आज तक भी अनमैप्ड है, यानी कि आज तक भी वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए हैं कि हमारे ओशन बेड के ऊपर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसका इनफैक्ट बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि ओशन की इतनी गहराई तक जाना बहुत मुश्किल है, पानी की इतनी गहराई तक जाना इतना आसान नहीं रहा है वैज्ञानिकों के लिए। असल में इसके लिए क्या हुआ था, आपको मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, 2017 की ये बात है, ठीक है। 2017 में इस प्रोजेक्ट को जब शुरू किया गया था उस टाइम पर इस प्रोजेक्ट का नाम था सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, यानी कि हमें 2030 तक, बाय द ईयर 2030 हमें पूरे के पूरे ओशन बेड की मैपिंग कर देनी है। जब ये शुरू किया गया था उस टाइम पे अभी तक वैज्ञानिकों ने केवल 6% का ही हमारा ओशन बेड की मैपिंग करी हुई थी। अब यानी कि जब मैं आपके सामने ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, ये बात है अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई आसपास की बात है 2020 की, ये नंबर पहुँच चुका है 19% पे, ठीक है। तो यानी कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 20% या फिर अप्रॉक्सीमेटली हमने 1/5 ऑफ द ओशन को मैप कर लिया है। और ये हुआ किसकी वजह से है, ये हुआ है इन दो लोगों की वजह से। एक आपका है निपॉन फाउंडेशन, दूसरा आपका है जेबको। तो निपॉन फाउंडेशन तो एक तरह की एनजीओ है जो कि काफ़ी बड़ी एनजीओ है, दुनिया भर में काम करती है, और दूसरी आपकी जेबको है। जेबको क्या चीज़ है, जेबको इज़ दी ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंडेट ये है कि उसको एंटायर ओशन फ्लोर को मैप करना है। और जेबको जो है बेसिकली इट ट्रेसेड इट्स ओरिजिन्स टू द जेबको चार्ट सीरीज इनिशिएटेड इन 1903 बाय प्रिंस एल्बर्ट वन ऑफ मोनाको। तो ये एक बहुत ही कोई पुराने राजा थे, उन्होंने शुरू किया था इस काम को 1903 में जब उन्होंने जेबको चार्ट सीरीज को निकाला था। और आज की डेट में जेबको, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस, ये बेसिकली एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि ये काम को कर रही है निपॉन फाउंडेशन के साथ मिलकर के। ये वाली जो अनाउंसमेंट करी गई थी पिछले साल करी गई थी 21 जून को, जिस दिन हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी होता है, लेकिन उस दिन साथ ही में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी होता है, जब इन्होंने ये अनाउंस किया था कि अब हमने अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द ओशन को मैप कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं दैट इट हैड फिनिश्ड मैपिंग नियरली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन फ्लोर, ठीक है। तो इसमें आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पर्पस क्या है, कौन इसको चला रहा है और ये बेसिकली काम क्या कर रहा है। इतनी ही चीज़ आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब हम एक अगला टॉपिक में आने वाले हैं जिसमें कि हम बात करेंगे मेडिकेन्स की, लेकिन उसके साथ में आपको ये वाला क्वेश्चन का जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ईयर मुझे याद नहीं है, या तो ये 2014 में आया था और या ये क्वेश्चन 2015 में आया था, इन दोनों में से किसी एक साल में आया था। इसका जवाब आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। लेट अस टॉक अबाउट मेडिकेन्स। ये मेडिकेन्स क्या होते हैं, आपके सामने है ये डाउन टू अर्थ का ये वाला आप पिक्चर देख सकते हैं। मेडिकेन्स बेसिकली क्या हुआ था, ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज कुड इंक्रीज मेडिकेन्स सेज एक्सपर्ट्स। सो बेसिकली एक मेडिकेन था इस साल जिसका नाम था लेनोस, और ये वाला मेडिकेन जो आया था इट मेड लैंडफॉल अक्रॉस द अलोंग द कोस्ट ऑफ ग्रीस। तो आपने अभी तक नाम सुना होगा, दो तरह के साइक्लोन्स का आपने नाम सुना होगा, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक आपके होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, राइट। आपने इन दोनों का नाम तो सुना हुआ है, लेकिन एक और टाइप के साइक्लोन्स भी होते हैं। आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कई सारे नाम भी सुने होंगे। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा हरिकेन्स के नाम से इसको जाना जाता है, टॉर्नेडो के नाम से इसको जाना जाता है, भारत में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहा जाता है। उसके बाद आपने सुना होगा इसको कहा जाता है वाइली, राइट। इसको इनफैक्ट टाइफून भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को दिए गए हैं। अब क्या है कि एक नए तरह के साइक्लोन्स हैं जिसको कहा जाता है मेडिकेन्स। ये मेडिकेन्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज असल में जो मेडिकेन्स हैं ये आपके मेडिटेरेनियन सी के अंदर आते हैं। तो दीज आर द मेडिटेरेनियन हरिकेन्स, ठीक है, जिनको की शॉर्ट फॉर्म दी गई है
मेडिकेन्स की। और ये भी एक तरह के एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हरिकेन्स हैं, यानी कि ये ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल एरियाज के बाहर पाए जाते हैं। दे आर ऑब्जर्व्ड ओवर द मेडिटरेनियन सी। आप यहाँ पे इस मैप को ध्यान से देखिए कि मेडिटरेनियन सी के साथ में जो लगने वाली कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं। आपके सामने है, दिस इज इटली ओवर हेयर, ये यहाँ पर आपका ग्रीस आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आपका टर्की भी आ गया है। तो ऐसे सवाल भी आते हैं अक्सर, ठीक है। ये वाली चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए अपने वर्ल्ड मैप में। खैर, जो टर्की था, टर्की में एक साइक्लोन ने लैंडफॉल करी थी जिसका नाम था लेनोस, और इस पर्टिकुलर साइक्लोन एक तरीके का मेडिकेन था, जिसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर आपको जानना कि मेडिकेन्स जो हैं ये अक्सर ठंडे पानी में आते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज हैं। क्योंकि अगर आप देखें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, हम अभी तक बात करते आए हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को आने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है। इवन आपके जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उसको भी आने के लिए, अगर आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उसके लिए भी आपको एक वार्म सरफेस चाहिए। जब तक आपको वार्म सरफेस नहीं मिलेगा तब तक जो है आपका टेम्परेट साइक्लोन भी शुरू नहीं होगा। लेकिन मेडिकेन्स जो हैं ये असल में ठंडे पानी में ही आते हैं। दे अकर इन कोल्डर वाटर्स दैन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स और द टाइफून्स। क्योंकि ये ठंडे पानी में आते हैं, हेंस इनकी जो कोर होती है वो भी ठंडी होती है। जो आपने देखा होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, जो आप पढ़ते हैं कोर के बारे में, आप पढ़ते होंगे आई ऑफ द साइक्लोन के बारे में, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत गर्म होती हैं। लेकिन इसकी जो कोर होती है वो काफ़ी ठंडी होती है। क्योंकि इसकी कोर ठंडी होती है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। और क्योंकि इसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, इसीलिए इसका जो साइज़ है ये कम होता है, इसीलिए इसकी जो विंड की स्पीड होती है ये भी कम होती है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। वार्मर कोर्स टेंड टू कैरी मोर मॉइस्चर, हेंस रेनफॉल, दे आर बिगर इन साइज, दे हैव स्विफ्टर विंड्स। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेडिकेन्स में देखने को नहीं मिलती हैं। जब हम इतनी बातें कर रहे हैं कि मेडिकेन्स की कोर छोटी होती है, इसमें आपका मॉइस्चर भी कम होता है, रेनफॉल भी कम आती है, तो ये खतरनाक क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा जो इससे खतरा हमें देखने को मिलता है वो इसकी बेसिकली विंड्स की वजह से नहीं देखने को मिलता है। ये आगे जाके बारिश तो कर ही रहे हैं, तो इनकी विंड्स बहुत डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, लेकिन ये आगे जाके टोरेंशियल रेन्स कॉज करते हैं, जो कि आगे जाके फ्लैश फ्लड्स का कारण बन जाती हैं। और प्रॉब्लम इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आगे जाकर जिस तरीके से हमारे पूरे विश्व का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके चलते मेडिकेन्स आर लाइकली टू बिकम अ बिगर प्रॉब्लम एज द प्लैनेट वार्म्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और इसीलिए हम इसकी डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। इसमें सवाल यदि आपको आएगा तो बेसिकली इसी चीज़ में से सवाल आएगा कि मेडिकेन्स क्या होते हैं, कहाँ देखे जाते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि मेडिकेन्स जो है वो कौन से पानी की वजह से आते हैं, ठंडे पानी की वजह से या फिर गर्म पानी की वजह से आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। दैट्स ऑल, केवल इतनी ही चीज़ आपके लिए जाननी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओ स्मार्ट स्कीम है। इसको लेकर बेसिकली इसको शुरू तो बहुत पहले किया गया था। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ओ स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है। बेसिकली स्मार्ट इज एन एक्रोनिम, तो ये आपके सामने है SMART। तो सर्विसेज है, मॉडलिंग है, एप्लीकेशंस है, रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये ओ स्मार्ट स्कीम है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा लॉन्च करी गई थी। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम डिजिटल ओशन में देख रहे थे, ऐसा मान लीजिए कि ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं ओ स्मार्ट स्कीम में। हर तरह का इंसान जो भी समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भले वो व्यापारी हो, फिर भले वो मछुआरा हो, फिर भले वो रिसर्चर्स हों, सभी तरह के लोगों के लिए ओ स्मार्ट स्कीम लाई गई थी कि किस तरीके से हम ओशन के बारे में जानकारी इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये स्कीम बहुत ही बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है। इस स्कीम को फुलफिल करने के लिए हमने कई सारी रिसर्च वेसल्स हैं जो कि इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय करी हुई हैं, जिसमें कि कुछ नाम आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक तो है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन वेसल जिसका नाम है सागर निधि। देन वी हैव द ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल जिसका नाम है सागर कन्या। फिशरीज एंड ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल जिसका नाम है सागर संपदा एंड कोस्टल रिसर्च वेसल जिसका नाम है सागर पूर्वी। तो ये सारी की सारी जो हैं ये डिप्लॉय करी हुई हैं सो दैट ये हमारे ओ स्मार्ट स्कीम के लिए डेटा को कलेक्ट करने में हेल्पफुल साबित हो सकें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी फिर से आपके लिए रविवार के दिन लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इस बार हिंदी में भी अवेलेबल करवाया गया है। तो जो हिंदी विद्यार्थी हैं, हिंदी भाषा में लिखने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। ध्यान रखिए आपको जो कोड यूज़ करना है दैट इज़ अनि UPSC, और कोई कोड यूज़ नहीं करना, जिसके चलते आप इस टेस्ट सीरीज़ को अनलॉक कर सकते हैं। ऑल्सो पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज़ है आप लोगों के लिए, जो कि मंडे टू सैटरडे चलाई जाती है। एवरी डे यानी कि एक संडे का दिन छोड़कर आपके लिए हम टेस्ट लेकर आ रहे हैं। 12:30 बजे डेली ये टेस्ट लाइव होता है।
एक बार अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे यूजिंग माय कोड, आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि कब आपका टेस्ट लाइव होने वाला है, तब जाके आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।